नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वक्त में। ढेर सारे लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि बिहार में एनडीए को ऐसा प्रचंड जनादेश क्यों मिला। इस जनादेश मिलने के पीछे के कारण क्या है और क्यों नीतीश कुमार या बीजेपी एक तरह से 2010 के जनादेश को रिपीट करते हुए दिख रही है। तो कुल मिलाकर इसके कारणों की विवेचना करते हैं। कुल 5 कारण ऐसे हम जिस पे विश्लेषण करते हैं कि ऐसे कौन से ऐसे 5 फैक्टर थे, 5 फैक्टर जिसके कारण एनडीए को, नीतीश कुमार को और बीजेपी को इस प्रचंड जनादेश बिहार में मिलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला फैक्टर नीतीश फैक्टर। ढेर सारे लोगों को ये लगता है या ढेर सारे एनालिस्ट ने, राइटर्स ने नीतीश कुमार को बार बार राइट ऑफ किया है। इससे पहले 2020 में लोगों ने नीतीश कुमार को राइट ऑफ कर दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लोग नीतीश कुमार को राइट ऑफ कर चुके थे, लेकिन नीतीश कुमार फिर से बाउंस बैक कर गए। नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है, नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 सालों में अपने वेलफेयर स्कीम के जरिए, चाहे वो महिलाओं के लिए किया हुआ काम है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे किया हुआ काम है या फिर गवर्नेंस यानी कि सुशासन बाबू के रूप में नीतीश ने जिस तरह से अपने को एस्टैब्लिश किया है बिहार की राजनीति में, वो एक अलग तरह की कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने क्रिएट की है जो कि सुशासन की कंस्टिट्यूएंसी है। वो कास्ट से अलग कंस्टिट्यूएंसी है और शायद इसलिए लोगों को आज भी बिहार में डर लगता है कि अगर उन्होंने वोट इधर उधर डाला तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। तो जंगल राज की जो मेमोरी है और नीतीश कुमार का जो सोशल एक्सपेरिमेंट के साथ में सुशासन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक अलग तरह की कंस्टिट्यूएंसी बिहार में क्रिएट की है। और इस चुनाव में तो कम से कम नीतीश कुमार के लिए सिंपैथी था, यानी कि जब अपोजिशन के लोग या फिर ट्रोल आर्मी जब नीतीश कुमार की सेहत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन गांव की जो महिलाएं हैं, गांव के जो पुरुष हैं, उन सब के बीच में नीतीश कुमार एक फादर फिगर की तरह थे, एक पिता की तरह थे। और जब ये लोग कहते थे कि नीतीश कुमार ने किसी महिला के गले में माला डाल दी, तो वो महिला कहती थी कि नीतीश कुमार उनके लिए पिता समान है। पिता अगर अपनी बेटी के गले में माला नहीं डालेगा तो किसके गले में डालेगा। तो शायद इसलिए ढेर सारे टिप्पणीकार इस फैक्टर को अनदेखा कर गए या उसकी तरफ उनका इशारा या उसकी तरफ उनका रुझान नहीं हुआ कि किस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार एक पिता तुल्य फिगर के रूप में एस्टैब्लिश हो चुके हैं, अपने सुशासन की वजह से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, अपने वेलफेयर मैकेनिज्म की डिलीवरी की वजह से। दूसरा जो फैक्टर इस चुनाव में जो सबसे क्रूशियल था वो महिलाओं का वोट, यानी कि महिलाओं के वोट को अगर आप इस चुनाव में जो 8% का वोट शेयर इजाफा हुआ महिलाओं में, अगर देश के बाकी राज्यों से उसकी तुलना करें तो नीतीश का जो बिहार का जो वुमेन वोट बैंक है या उनके लिए किया गया काम है वो बिल्कुल अलग है। आप उसकी तुलना महाराष्ट्र से नहीं कर सकते, आप उसकी तुलना मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना स्कीम के जरिए निश्चित रूप से सफलता पाई, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने सफलता पाई, हरियाणा में भी पाई, लेकिन नीतीश ने जिस तरह से महिलाओं को एम्पावर करने का काम किया, एक स्कीम के जरिए, एक स्कीम के तहत सिर्फ वन टाइम फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं देकर, बल्कि किस तरह से लड़की जब पैदा होती है उस समय से लड़की जब स्कूल में जाती है वहां से उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, साइकिल उपलब्ध करा के, पोशाक ड्रेस उपलब्ध करा के, उसके बाद उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव देके ताकि वो स्कूल कॉलेज में पढ़ सके और जब पढ़ लिख जाए तो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन जाए, उसके लिए भी पैसे का बंदोबस्त करना। तो इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 8% से ज्यादा वुमेन टर्नआउट जब हुआ उसी समय साफ था कि एनडीए की बिहार में मेजॉरिटी आ रही है। लेकिन ये इतना प्रचंड होगा वो शायद नीतीश कुमार का ट्रस्ट फैक्टर और वुमेन वोट बैंक का सपोर्ट दूसरी वजह थी जो एनडीए को इस नतीजों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर था जो एनडीए के बहुमत और इस प्रचंड जनादेश के पीछे का जो फैक्टर है वो एनडीए का सोशल कोलिशन। याद कीजिए कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने तकरीबन 34 ऐसी सीटें थी जिसमें जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी 34 ऐसी सीटें हारी थी चिराग पासवान के कारण। चिराग पासवान का जो पासवान वोट बैंक है यानी कि दलित वोट बैंक है, उसमें चिराग पासवान का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। और इस चुनाव में चूंकि चिराग पासवान एनडीए में शरीक थे तो इसलिए उन सारी 34 सीटों में से तकरीबन 21 और 22 सीटों पर जेडीयू को सफलता मिल रही है, यानी कि जेडीयू आगे है, जेडीयू जीतने की स्थिति में है। तो एनडीए का जो सोशल कोलिशन था, चाहे वो चिराग पासवान हो या मांझी जो मुसहर समुदाय से आते हैं, तो दोनों दलित वोट बैंक
एनडीए को मिला। इसके साथ में जो कुशवाहा वोट बैंक यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि 2020 के चुनाव में अलग चुनाव लड़ रहे थे, जिसकी वजह से मगध और शाहाबाद का जो इलाका है वहां पर एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और इस बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ लड़ने की वजह से उस इलाके में एनडीए का प्रदर्शन काफी बेहतर है। खुद 6 में से 4-5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं और वोटों का ट्रांसफर यानी कि कुशवाहा वोट बैंक जो कोयरी वोट बैंक है वो एनडीए को अच्छा खासा पड़ा है और जिसकी वजह से महागठबंधन को उसका काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो कुल मिलाकर जो एनडीए का सोशल कोलिशन है, सामाजिक कोलिशन है, वो काफी ब्रॉडर है और काफी गहरा है, बड़ा है महागठबंधन की तुलना में, क्योंकि महागठबंधन के सोशल कोलिशन में मुकेश साहनी एक तरफ थे, इसके साथ में जो छोटी पार्टियां थी वो उस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि मुकेश साहनी ने लगातार अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है एक अलग अलग अलायंस में स्विच करके, इसलिए साहनी वोट उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हुआ महागठबंधन को। लेकिन एनडीए में वोटों का ट्रांसफर और जो सामाजिक समीकरण है वो काफी ब्रॉड है, काफी मजबूत है। चौथा जो फैक्टर था वो महागठबंधन की एक तरह से टोटल जिसको कहते हैं पूरी तरह से फ्लॉप रणनीति स्ट्रैटेजी। न केवल सीटों के बंटवारे में लड़ाई दिखी, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने में देरी हुई, इसके अलावा जिस तरह से मारकाट मची हुई थी, जिस तरह से राहुल गांधी कहीं वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे जबकि असली मुद्दा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन का था जिसको प्रशांत किशोर ने उठाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर जो महागठबंधन 2020 में जिस तरह से चुनाव लड़ रहा था वो सिनर्जी 2025 के चुनाव में बिल्कुल भी नहीं थी। महागठबंधन का न केवल कैंपेन फ्लॉप था बल्कि सिनर्जी का भाव था। मुद्दों के ऊपर अंतिम चुनाव के कैंपेन में तेजस्वी यादव ने लगातार रोजगार की बात करके मोमेंटम बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मोमेंटम तेजस्वी यादव के कैंपेन से खत्म था या फिर लॉस था जो 2020 में था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि न केवल उनके अलायंस में खटपट थी, सिनर्जी का भाव था, बल्कि जनता का जो ट्रस्ट फैक्टर था वो तेजस्वी यादव से ज्यादा नीतीश कुमार के साथ में था। नीतीश कुमार के लिए सिंपैथी थी, नीतीश कुमार का जो वेलफेयर का मॉडल था उस पर जनता को भरोसा था और जनता नीतीश कुमार से ही बेहतरी चाहती है। यानी कि जनता को जब तक नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प नहीं मिलेगा बिहार में, तब तक शायद जनता बिहार में कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती और शायद इसलिए प्रशांत किशोर फेल हो गए, इसलिए तेजस्वी यादव अपने 2010 के परफॉर्मेंस पे वापस आ गए हैं। कुल मिलाकर 4 फैक्टर के अलावा जो बीजेपी या मोदी का जो फैक्टर है जिसमें कि मोदी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है बिहार में वो इंटैक्ट है और इसके साथ में बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जिस तरह से चुनाव लड़ने का तरीका है वो इतना एग्रेसिव है कि उसमें बीजेपी एक तरह से 90% के स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में वापसी कर रही है। तो इस चुनाव का जो बड़ा टेक अवे है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कांस्टेंट है, उनका ट्रस्ट फैक्टर बरकरार है। नीतीश कुमार से जब तक बिहार में कोई बेहतर विकल्प नहीं होगा तब तक बिहार की जनता नीतीश कुमार को छोड़कर नहीं जाएगी और शायद बाकी पार्टियों के लिए भी मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के साथ में बने रहें। नीतीश कुमार को अगर माइनस करेंगे तो शायद सत्ता में आना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर है और बीजेपी अगर चाहे तो चिराग पासवान और बाकी छोटी पार्टियों के साथ में सत्ता में आ सकती है, लेकिन शायद ये बीजेपी ये गलती दोहराने की कोशिश नहीं करेगी। तो बिहार का सबक यह है प्रशांत किशोर के लिए कि उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है और साथ ही अपने जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसमें आम जनता की भी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। वो कॉर्पोरेट स्टाइल से पार्टी को नहीं चला सकते और उसी तरह से तेजस्वी यादव के लिए सबक है कि वो अपने सामाजिक समीकरण को बढ़ाएं और शायद जनता के साथ में एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करने की कोशिश करें, पैदा करने की कोशिश करें, न केवल नैरेटिव में बल्कि अपने कंडक्ट में और साथ ही मुद्दों के साथ में। ये सारे बिहार के बड़े सबक हैं।